हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कूलम का नियम, जो कि फर्स्ट फिजिक्स में पहले चैप्टर का पहला ही डेरिवेशन है। आज कूलम के नियम का हमें स्टेटमेंट सीखना है। याद कैसे कर पाओगे? देखो, बहुत इजी तरीके से याद कर लोगे उसे, और उसे कैसे करते हैं बिल्कुल आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को रटना नहीं होता है, समझना होता है। तो आज समझेंगे हम इसे, और साथ में स्टेटमेंट भी याद करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमें कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, इसके बारे में इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दो आवेश लेते हैं। एक बिंदु आवेश हमने ये ले लिया, और एक बिंदु आवेश ये ले लिया। आवेश को हम कूलम से दिखाते हैं, तो ये Q हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, और ये Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये बिंदु हैं और अलग अलग जगह पे स्थित हैं, और आपको ये दिख रहा है कि ये स्थित है, कहीं चल नहीं रहे हैं। तो सबसे मेन बात होती है कूलम के नियम की, कि ये हमेशा स्थिर बिंदु आवेश पर लगता है। क्योंकि और यहाँ देखो, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं। ठीक है, तो स्थिर बिंदु आवेश है, तो कोई दो स्थिर बिंदु आवेश। अब देखो, दो स्थिर बिंदु आवेश अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। कोई दो चीजें रखी हैं, या हम दो लोग हैं, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे ही खड़े होते हैं, अगर होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होती है। ऐसे ये बिंदु आवेश जो रखे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। इस दूरी को हम मानते हैं आर, क्योंकि आर से हमारी रेडियस या त्रिज्या होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको आर माना है। अब देखिए, जो आवेश है जिसे बोलते हैं चार्ज, जैसे चार्ज है हमारा आवेश, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनपे आवेश होता है। एक एग्जांपल तो आपने बहुत अच्छे से देखा ही होगा कि हम अगर कंघी को अपने सिर में रगड़ते हैं, बालों में, और उस पे अगर कोई कागज वगैरह के टुकड़े लगाएं तो उस पे चिपकने लगते हैं, क्योंकि वो कंघा है जो हमारा, वो आवेशित हो जाता है, उस पे आवेश चार्ज आ जाता है, तो इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं कागज के टुकड़े। क्योंकि कागज के टुकड़े और कंघी की जो आवेश है, इन दोनों का चार्ज अपोजिट है, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो देखो कि हमारे ये दो चार्ज हैं, आवेश हैं, ये प्लस भी हो सकता है हमारा, और माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखो, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब हम मानते हैं कि ये वाला आवेश है वो माइनस में है, और ये वाला आवेश है वो प्लस में है। तो मान के चलो, जब ये प्लस में है और इसको माइनस में माना हमने, तो हमेशा जो चार्ज होते हैं, अगर प्लस प्लस होगा तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस होता है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है। तो यहाँ पे देखो, यही सारी स्थिति बन सकती है। अब प्लस माइनस मिला हमें, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण हो सकता है। अगर मान लो माइनस माइनस मिल गए, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण। अगर माइनस प्लस मिल गए तो आकर्षण, और यदि माइनस माइनस मिल गए तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली कि इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग सकता है। ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, वो एक तरीके का बल होता है। ठीक है, तो हमें कितने बात पॉइंट मिले? पहला पॉइंट ये कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों के बीच में, आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। वो इनके चार्ज पे डिपेंड करेगा, माइनस का होगा माइनस प्लस, या प्लस माइनस, या माइनस माइनस, या प्लस प्लस। ठीक है, और फिर इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होती होगी। और इनकी एक बात और होती है, जो आवेश है हमारा, इसकी काउंटिंग होती है कि 2 कूलम है या 3 कूलम है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो मात्रा रहती है। इसकी जिस चीज की हम माप कर लेते हैं, वो उसकी मात्रा होती है, तो इसलिए एक मात्रा शब्द और निकल के आया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। क्या हुआ इसका स्टेटमेंट, कि अब जो हमने पॉइंट सीखे उन्हीं से इसका स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। दो स्थिर बिंदु आवेश है, अभी कौन से बल लग रहे थे? आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो किन्हीं
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। और जब ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल होते हैं, इन दोनों का होता है गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2। और ये Q1 Q2 की कुछ ना कुछ मात्रा है, इसलिए आगे बोलते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के Q1 इंटू Q2, इसको पॉइंट से Q इंटू लिखते हैं Q2, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? बल को हम सीधे F से दिखा रहे हैं, चाहे आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट केस ये बनता है। स्टेटमेंट पे हमने देखा कितनी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के, इनका गुणा हो रहा है यहाँ पे, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। सेकंड केस इसके लिए अनुक्रमानुपाती, फिर बोलेंगे हम आगे इसके तथा दोनों आवेशों के बीच में एक दूरी थी जिसको हमने R बोला था, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के इसका हमें स्क्वायर लेना होता है। जो R है इसका हमें स्क्वायर लेना होता है। आप हमेशा याद रखना कि जितने भी डेरिवेशन आपने 9th क्लास से जो भी पढ़े आज तक, अगर किन्हीं दो चीजों के, जैसे हमारा ग्रेविटी फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था, है ना, तो वहां पे भी बीच की दूरी थी तो उसका भी स्क्वायर किया गया था। ऐसे ही कहीं भी अगर बीच की दूरी आती है और वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती जाती है और उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोनों आवेशों के बीच की या मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? बल। जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा था, भाई इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/में। कुछ भी चीज लिख दो यहाँ पे, जैसे ये अनुक्रमानुपाती था, यहाँ अब Q1 Q2 यहाँ ऊपर ही आ गए थे तो ये प्रोपोर्शनल हो गए थे, और यही चीज 1/में पहुंच जाती है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल था वो बीच की दूरी के वर्ग के, यानी R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा बनता है दूसरा समीकरण। ठीक है, और यही हमारा इसका स्टेटमेंट हो जाता है। तो चलो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। हमारे ये दोनों समीकरण बन गए। इसको हम एक स्टेटमेंट के साथ देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, वो कौन सा हो गया? ये जो बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, इसको हमने F से दिखाया, फोर्स। ठीक है, फिर उसका फर्स्ट केस क्या बना कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेश लिए इनकी जो मात्राएं थी इनका गुणनफल किया, इसके अनुक्रमानुपाती जो बल होता है वो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और सेकंड केस में क्या हुआ कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? हमारी R थी, और इसका वर्ग, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है क्या है? बल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब क्या होता है, जब इक्वेशन ऐसी लिखी होती है हमें दोनों को F प्रोपोर्शनल करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, F प्रोपोर्शनल, जो इसके अनुक्रमानुपाती लिखा है यानी कि अंश में लिखा है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये अंश में पहुंच जाएंगे, तो इसको हम लिख देते हैं Q1 इंटू Q2। और अपॉन में क्या है, ये 1/R² है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो कोई लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए फिर हम केवल R² लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, कूलम का नियम बन गया। अब इसमें क्या होता है, जब हमारा ये प्रोपोर्शनल लगा है, इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती इसके जगह नियतांक आता है जिसे हम बोलते हैं K। और ये अनुक्रमानुपाती हट के, प्रोपोर्शनल हट के बराबर का चिन्ह लग जाता है और उस नियतांक को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो नियतांक हमारा आता है K, और इधर क्या था हमारा Q1 इंटू Q2, और इधर थी R²। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे साइन लगा सकते हैं हम, चूंकि
या क्योंकि बोलते हैं। इसे चूंकि का निशान होता है, चूंकि के बराबर कांस्टेंट है यानी नियतांक है। अब ये के नियतांक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफ बराबर, इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारा ये के नियतांक आया इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इधर क्या था हमारा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही हमारा बन के तैयार हो गया कूलम का नियम। और आप कभी भी किसी भी सूत्र को लिखें तो ऐसे एक ब्रैकेट में इसको जरूर बंद करें। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका मान कितना निकल के आता है, 9 इंटू 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। और कोई ज्यादा आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बुक्स में मिलता है, उसमें एक साथ में कई सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे एप्सिलॉन का मान भी निकालना बता देते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है उसको भी लिखने के लिए बता देते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें बस इतना लिखना है। कभी आपको कूलम का नियम पूछ लिया जाए, इसका डेरिवेशन लिखने के लिए करने के लिए आ जाए कि कूलम का नियम बताइए, तो आपको बस इसका स्टेटमेंट लिखना है और ये दो समीकरण बनाने हैं, डायग्राम बना देना है क्या है समझाने के लिए, और बस इन दोनों को एक साथ में लिख के के बना, हमारा नियतांक आया, प्रोपोर्शनल को हटाया और इसका मान लिख दिया। के बराबर क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है जहाँ, और इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। क्या होता है कि हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं, ये देखो अपनी जगह पे कैसे हैं, स्थिर हैं, कहीं चल नहीं रहे हैं। तो ये बात आ गई हमारी कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल तो कार्य करता होगा, वो भी इनके साइन पे डिपेंड करेगा, इनके आवेश पे डिपेंड करेगा। तो वहां से हमें आकर्षण बल भी प्राप्त हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इन दोनों के मध्य में क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वो बल हमने यहाँ पे दिखा दिए दोनों केस में। अब फर्स्ट केस बनेगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो इन दोनों बलों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों का गुणनफल किया हमने और इसके अनुक्रमानुपाती पहुंचा दिया। फिर जो बल होता है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो 1/f(r²) हमने लिखा और ये f के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा f कॉमन है, तो f हमने कॉमन ले लिया या एक ही बार लिख लिया। इसमें क्या था कि जस्ट अंश में Q1 इंटू Q2 लिखा है, तो अंश में हमने लिख दिया Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R² लिखा था, तो इसको R² लिख दिया, क्योंकि बन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है। यहाँ का नियतांक होता है कूलम के नियम का, वो के होता है। तो के हमने एक नियतांक लिया, कांस्टेंट लिया, तो प्रोपोर्शनल हमारा हट गया, बराबर लगा के के लिख दिया और Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। जहाँ के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाया और साथ में ये इसको लिख दिया Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और फिर आपको सीधा क्या लिखना है, इन चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है, लैंग्वेज में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक बात और आती है कि जो बल, ये बल होता है वो कहाँ लगता है, तो इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी वाली जो रेखा बनी है इसके अनुदिश लगती है। आप बताइए कि अगर कोई दो चीजें हैं, इन दोनों के अगर बीच में बल लगेगा तो एक सामने, जस्ट आमने सामने तो लगेगा, ये तो यानी कि इसका बल यहाँ पे आगे लग जाए और इसका बल यहाँ आगे लग जाए। जब केवल अपनी जगह रखी हुई है, इधर उधर गतिमान नहीं है, तो इनका बल क्या होगा, जस्ट अपोजिट लगेगा, यानी एक दिशा के एक ही दिशा में अपोजिट लगेगा। इसका बल इस साइड में लग जाएगा और इसका बल इस साइड में लग जाएगा, एक ही रेखा पर लगेगा, ठीक है, ना कि कहीं वृत्त में लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो ये बल है वो दोनों आवेशों के
जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश लगता है, ठीक है, इसी दिशा में लगता है। अगर इसका बल लगना है तो इसकी ओर लगेगा, इसका बल लगना है तो इसकी ओर लगेगा, तो अनुदिश लगता है। तो आई होप आप सभी को ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से इसको लिख के आएंगे। तो अब हम मिलते हैं एक नए डेरिवेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।